हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमेंबर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। काफ़ी टॉपर्स कहते हैं कि सिलेबस याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई नहीं बताता कि सिलेबस कैसे याद करें। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को कैसे याद करें। अंत तक बने रहिएगा। हम ये मेरी आपसे गारंटी है कि अंत में जाके आपको पूरा सिलेबस याद रह जाएगा। ये पूरा देखेगा ये वीडियो, आधा देख के मत छोड़ना। और पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना और अंत में अपने कमेंट भी देना, जिससे मुझे आगे भी ऐसे वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रही। हम देखते हैं कि हाउ टू रिमेंबर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी का सिलेबस कैसे याद करें। पहले हम देखते हैं कि सिलेबस को याद करना क्यों जरूरी है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ रिमेंबरिंग सिलेबस। आप लोगों ने काफ़ी डिस्कशन सुने होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, तो सिलेबस में वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा लोग बोलते रहते हैं। वो लोगों ने सिलेबस को ढंग से समझा नहीं, उन लोगों ने सिलेबस को ढंग से देखा नहीं होगा, इसलिए ये लोग ऐसा बोलते रहते हैं। और देयर आर मेनी पीपल हु टेल्स दैट जनरल स्टडीज पेपर कैन क्वेश्चन आस्क फ्रॉम एनीवेयर एंड एनीथिंग एंड जीएस इज लाइक अ ओशियन। काफी लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन जनरल स्टडी में से कहीं से भी आ जाते हैं और यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए जीएस ओशियन जितना लंबा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जनरल स्टडीज का पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस कैसे याद करें, और उसके बाद आपको प्रीलिम्स का सिलेबस भी याद रह जाएगा आसानी से। और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पर फोकस करना है और कौन से टॉपिक पर फोकस नहीं करना है। पहले तो सिलेबस याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। कि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस यूपीएससी ये परसेप्शन है, जो मार्केट में ये जो परसेप्शन है कि यूपीएससी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, जीएससी से लाइक ओशियन, ये परसेप्शन कम्प्लीटली रॉन्ग है। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 80% क्वेश्चन आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्क्राइब सिलेबस। जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें से मोर देन 80 क्वेश्चन आते हैं। 20% ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी जानबूझकर डालता है कि लोगों को हार्ड लगे पेपर। मतलब यूपीएससी अपना लेवल मेंटेन करने के लिए 20% ऐसे क्वेश्चन डालता है। तो 80% क्वेश्चन जो कम्प्लीटली सिलेबस में से ही होते हैं, मोर देन 80%। पर यूपीएससी हमेशा स्टिक करता है ऑप्शन सिलेबस और जनरल स्टडी दोनों के सिलेबस में स्टिक रहता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा। सिलेबस याद करने बाय हार्ट याद करना क्यों जरूरी है। बाय हार्ट याद करने के लिए आपको सिलेबस को बार बार देखना होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सिलेबस को इजीली कैसे याद रख सकते हो। मैंने जैसे याद किया है वैसे मैं आपको बताऊंगा। ये कोई शेयर नहीं करता, फोकस सिर्फ इतना बताता है कि सिलेबस याद रखना जरूरी है। यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी लेंथी है, और लेंथी इसलिए है कि उसमें एवरी टॉपिक क्लियरली मेंशन किया है। सिलेबस तो लेंथी है, लेकिन एवरी टॉपिक सब टॉपिक क्लियरली मेंशन किए, तो हमको आसानी रहेगी कि हमको क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कौन सी नहीं है। इन चीज़ों के लिए हमको नोट्स बनाने हैं, ये हमको पता चलेगा। इसके अलावा हम जो भी स्टडी करेंगे तो उसमें हमारा क्लियर फोकस रहेगा। अगर सिलेबस हमारे माइंड में रहेगा तो अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में सिलेबस रहेगा, तो हमको पता चलेगा कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। देयर आर पीपल हु डजंट नो द सिलेबस। जिसको सिलेबस पता नहीं रहता वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, प्रीसियस टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो अनवांटेड टॉपिक पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए वेस्ट ना हो, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सिलेबस याद करना क्यों जरूरी है। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि सिलेबस को बार बार देखेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए मोर इम्पोर्टेंट है और किस पे फोकस करना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई टीवी न्यूज़ में डिस्कशन चलते रहते हैं, तो हमको अगर सिलेबस पता नहीं होगा तो हमको लगेगा कि सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर सिलेबस आपके माइंड में रहेगा तो आपको वो कौन सा डिस्कशन देखना है, कौन सा न्यूज़ स्किप करना है, सब पता रहेगा। सिलेबस हमको कंटिन्यूसली गाइड करता है इस प्रिपरेशन के दौरान। और यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर हम उसको टॉपिक वाइज याद कर लेंगे तो हमको आसानी रहेगी पढ़ाई करने में भी, और हमारा अनवांटेड टाइम वेस्ट नहीं होगा अनवांटेड बुक्स पढ़ने में। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जो यूपीएससी ने दिया है। करंट इवेंट फॉर प्रीलिम्स पेपर 1 का करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट,
इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी, ये प्रीलिम्स का है और ये जीएस पेपर 2 का है, सी सेट का। मैं पूरा अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, वो हम अगर हम सिलेबस याद करेंगे तो बाद में आपको ये सिलेबस ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ये मेंस का सिलेबस है, ये मैंने ऐसे इस तरह से डिवाइड किया हुआ है टॉपिक वाइज, जिससे याद करने में आसानी रहे। ये जीएस पेपर 1 में क्या आता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी। तो मैंने इस सिलेबस को ऐसे टॉपिक 1 2 3 4 डिवाइड किया है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये 1 और 2 है, ये कल्चर के टॉपिक है। उसके बाद आएगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मेंस में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, एंशिएंट और मिडिवल के टाइम का जो कल्चर है वही आता है। इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट और आर्ट फॉर्म उस टॉपिक में, और मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीलिम्स में देखोगे कि प्रीलिम्स के मेंशन किया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों कवर हो जाएंगे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी। लेकिन आपने यहाँ मेंस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। ये दोनों कल्चर के टॉपिक है। उसके अलावा देखेंगे आप तो एंशिएंट हिस्ट्री के और मिडिवल के कुछ टॉपिक नहीं दिए हुए, यहाँ से डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, और उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मिडिवल मेंस में नहीं आता, तो उसका सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ही आएगा एंशिएंट और मिडिवल टाइम का, और एंशिएंट और मिडिवल टाइम के हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते। तो ये हमको याद रखना है। तो जीएस 1 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये सारे टॉपिक है। ये आर्ट एंड कल्चर है 2, ये उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है 2, उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के, उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद है सोसाइटी के टॉपिक है ये वाले, और ये वाले है जियोग्राफी के। ये सब हमको कैसे याद रखने हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीएस 2 का पेपर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ से ये 1 to 13 टॉपिक है, ये सारे पॉलिटिक है। उसके बाद है 14, 15, 16, 17 ये वाले टॉपिक है, वो है गवर्नेंस के, और कुछ है सोशल जस्टिस के। वो हमने अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है, उस तरीके से हम याद रखेंगे। उसके बाद है ये वाले गवर्नेंस के टॉपिक है, उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन। और जीएस पेपर 3 में आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये 1 से लेकर 14 तक के टॉपिक है, वो है इकोनॉमिक है। उसको कैसे याद करने, उसको हमने सब डिवाइड किया है। ये एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा जनरल इकोनॉमी के जो टॉपिक है उसको कैसे याद करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये वाले 15, 16, 17 ये साइंस टेक के टॉपिक है। उसके बाद ये 18, 19 ये है एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद ये वाले लास्ट वाले 20 to 24 है, वो सिक्योरिटी के टॉपिक है। और ये जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स के ये सारे एथिक्स के टॉपिक आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सारे सिलेबस को कैसे याद करें हम। दोस्तों, सिलेबस याद करने के 2 तरीके हैं, हमारे पास 2 मेथड है। एक तो आप सब देयर आर 2 मेथड ऑफ रिमेंबरिंग सिलेबस। एक तो आप पेपर वाइज डिवीजन कर लो, जैसे मैंने किया है 1 2 3 4, और आप याद कर लो टॉपिक। अगर आपको ये लेंथी लग रहा है तो आप इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। पहले ये पेपर वाइज डिवाइड कर लो, जैसे मैंने किया है, ये हो गया। उसके बाद आप उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। ये 1 2 है कल्चर के, उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये वाले 3 है, ये 7 to 10 है वो सोसाइटी, उसके बाद 11 to 14 है वो वाले जियोग्राफी। तो आप ऐसे याद करोगे तो आपको टॉपिक इजीली याद रह जाएंगे, और जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको माइंड में वो टॉपिक रहेंगे, तो आपको एग्जाम के लिए भी काम आएंगे। तो आगे देखते हैं। देयर आर 2 मेथड, पेपर वाइज डिवीजन एंड सब्जेक्ट वाइज डिवीजन। एक तो पेपर वाइज डिवीजन कर लो और याद कर लो, और दूसरा है सब्जेक्ट वाइज। हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। पेपर 1 में पेपर वाइज डिवाइड कर लेंगे, और पेपर में उसमें सब डिवीजन में हम सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर लेंगे और याद रख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पेपर वाइज डिवीजन। पहले आपको क्या करना है, रिमेंबर सिलेबस GS1, GS2, GS3 सेपरेटली। पेपर 1 वाइज डिवीजन में क्या करते हैं लोग, GS1, GS2, GS3, GS4 का सब सेपरेटली सिलेबस याद करते हैं। और सब्जेक्ट वाइज डिवीजन में क्या करते हैं, हम करेंगे ऐसे, हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप है फर्स्ट डिवाइड द सिलेबस सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंगली GS1, GS2, GS3, GS4। GS1, GS2, GS3, GS4 चारों को हम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद हम पहले सब्जेक्ट का सीक्वेंस याद करेंगे। उसके बाद हम याद करेंगे टॉपिक, और ईच सब्जेक्ट के टॉपिक याद करेंगे।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये GS1 है, तो GS1 में क्या आता है, कल्चर आता है, कल्चर आता है, उसके बाद हिस्ट्री और जियोग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री सोसाइटी, ये मीन्स ये टॉपिक देखते हैं। GS में पहले आता है 1-2 है वो आर्ट एंड कल्चर के है, उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री के 2 है टॉपिक, उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद है 7 to 10 है सोसाइटी और उसके बाद 11 to 14 है जियोग्राफी। तो हम पहले ये मेजर हम सब्जेक्ट याद कर लेंगे कि कल्चर, उसके बाद आएगा हिस्ट्री आएगा, उस हिस्ट्री में भी 3 टाइप्स आएंगे, एक तो मॉडर्न, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये 7 to 10 है तो उसको हम सोसाइटी में काउंट कर लेंगे। वैसे हम मेजर टॉपिक याद रखेंगे, पहले आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आएगा हिस्ट्री, उसके बाद आएगा सोसाइटी, उसके बाद आएगा जियोग्राफी। तो ऐसे हमको ये 4 मेजर टॉपिक याद रखिए GS1 के, उसके बाद हम ये वाले टॉपिक याद रखेंगे। वैसे ही हम सभी GS1, GS2, GS3, GS4 सब में करेंगे। तो GS2 में कौन से आएंगे, चलो शुरू करते हैं फ्रेंड। सीक्वेंस, पहले आपको ये सीक्वेंस याद करना है सब्जेक्ट का, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी, पॉलिटी। ये आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी, यही सीक्वेंस रहेगा। जो मैंने आगे PDF बनाया उसमें भी यही सीक्वेंस पे टॉपिक दिए, तो ये सीक्वेंस आप याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी। ये सारे GS1 के टॉपिक है। और उसके बाद GS2 में आएंगे पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको पूरा सिलेबस याद रह जाएगा। उसके बाद 9th है इकोनॉमी, उसके बाद 10th है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 11th एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, 12th 13 सिक्योरिटी। ये 9 to 13 है GS3 के टॉपिक है। और ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज के टॉपिक है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद सेकंड आएगा हिस्ट्री, थर्ड सोसाइटी, फोर्थ जियोग्राफी, ये सब जनरल स्टडीज 1 के। उसके बाद फिर पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, GS2 के टॉपिक। उसके बाद GS3 में क्या आएगा, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये आएंगे GS3 के। और GS4 में आएगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है मेन एग्जामिनेशन सिलेबस, GS1 का सिलेबस है, इसको हम कैसे याद करेंगे आगे देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर GS1 में 2 टॉपिक है। इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, एंड सेकंड है लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो आपको ये दोनों माइंड में होने चाहिए, बैक ऑफ माइंड होने चाहिए। ये दोनों टॉपिक है जो हमने देखे। उसके बाद सेकंड आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से है, फर्स्ट डिवाइड हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमको सब डिवाइड कर देना है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में। और एंशिएंट और मिडिवल कम्स ओनली इन प्रीलिम्स, ये माइंड में रखना है, वो सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा। बट एंशिएंट एंड मिडिवल कम्स, आर्ट एंड कल्चर विल कम इन एंशिएंट और मिडिवल टाइम का जो आर्ट एंड कल्चर है वो मेंस में भी आएगा। सो ओनली यू नीड टू रिमेंबर ओनली। तो मेंस के सिलेबस के लिए हमको क्या याद रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है वो, और पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसका सीक्वेंस यही रहेगा, मॉडर्न आएगी, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हमने जो यहाँ पे टॉपिक है ये पहले वाले दो, इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, देन सेकंड है लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, ये कल्चर के है। और ये थर्ड और फोर्थ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री के, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री को याद करते हैं। पहले आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको याद रखना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंड सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी एंड इश्यूज। सेकंड is the freedom struggle, its various stages and important contribution and contributor from different part of country. और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको याद करना है पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, एक ही टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। और वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th century until present significant. History of the world will include events from the 18th century such as the Industrial Revolution, World War, revival of the nation's boundary, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effect, political philosophy and their forms and effect. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है 18th सेंचुरी के ये सब मेजर इवेंट है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिविवल ऑफ नेशन बाउंड्री, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफी है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड इसके फॉर्म और इफेक्ट। तो हमको हिस्ट्री के टॉपिक को इसी सिलेबस में, इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो हमको इतना यहाँ से इतना याद रह गया कि पहले दो है वो कल्चर के हैं,
इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म। सेकंड है वो भी लिटरेचर आर्किटेक्चर टू मॉडर्न टाइम, वो भी कल्चर का है। थर्ड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल अबाउट 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनालिटी एंड इश्यूज। फोर्थ है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो फ्रीडम स्ट्रगल इज वारियस स्टेजेस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमको बैक ऑफ माइंड ये याद रह जाएगा, पहले आर्ट कल्चर आएगा और उसके दो टॉपिक हो गए, इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म और लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर टू मॉडर्न टाइम। इसी तरह हमको सारा सिलेबस याद करना है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के भी दो है, मॉडर्न हिस्ट्री from middle about the 18th century and the presentation of the society and the freedom struggles various stage important contribution different from the world। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट आएगी टॉपिक है, वो उनको याद रह जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन देखने और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि 18th सेंचुरी के जो इवेंट है तो वो 5 मेजर इवेंट है, वो हमको याद रह जाएगा ऐसे। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर। थर्ड है रिड्यूअल ऑफ द नेशनल बाउंड्री, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इस तरह से हमको ये हिस्ट्री का सिलेबस याद रह गया। उसके बाद हमको ये 7 to 10 हमको सोसाइटी का सिलेबस याद करना है। उसी तरीके से हम ये जियोग्राफी का भी सिलेबस याद करना है। तो थर्ड देखते हैं सोसाइटी। सोसाइटी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, population and associated issue, poverty and developmental issue, urbanization, their problem and their remedies, और सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, रीजनिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो आपको इसी सीक्वेंस में ये टॉपिक याद कर लेने हैं। फोर्थ है जियोग्राफी। जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है? सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ये हमको याद रख लेना है कि की नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन साउथ एशिया में हमको ज़्यादा फोकस करना है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इन अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमिना जो होते रहते हैं वो न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। उसके बाद जियोग्राफिकल फीचर्स जो मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे माउंटेन है, प्लेटू है, कोई रिवर है मेजर, उसका लोकेशन उसमें अगर चेंज हो रहा है, जैसे आर्कटिक में चेंज होता है क्लाइमेट चेंज से, वो आइसबर्ग है वो पिघलता है, उसके बाद सी सरफेस लेवल इंक्रीज होता है, तो कोस्टल सबमर्जेंस वो सब होता है। जैसे हम जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन एंड चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो हमको ये इसी तरह से टॉपिक को याद करना है। अगर आपको याद नहीं रह रहे तो आप यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड याद रख लो एक एक टॉपिक में से। जैसे फीचर्स याद कर लिए तो जियोग्राफिकल फीचर्स, तो वो याद आ जाएगा वर्ल्ड में अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स है कहाँ कहाँ है, वो ये याद रह जाएगा। उसके बाद आपको ये टॉपिक भी याद रह जाएगा कि जियोग्राफिकल फीचर्स है तो उसके लोकेशन कहाँ है और उसमें क्या चेंज हो रहा है, और कौन कौन से वाटर बॉडी और आइस कैप में हमको भी ध्यान में रखना है, और फ्लोरा और फौना यानी वनस्पति और वो प्राणी पक्षी उन सब में भी क्या इफेक्ट आ रहे हैं वो देखना है। फिर आपको ये रिसोर्सेस याद रहेगा एक जियोग्राफी में। सब जियोग्राफी में जैसे रिसोर्सेस आते हैं सब मेटल्स वगैरह, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस, ठीक है, उसका तो हमको उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि वर्ल्ड में कहाँ पर कौन सा रिसोर्सेस मिलते हैं। उसके बाद फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो इंडस्ट्री से तो उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर रिसोर्सेज हो गए तो वहीं पर भी नेचर रिसोर्स के ऊपर ये इंडस्ट्री का फैक्टर भी डिपेंड करेगा, तो हमको ये भी टॉपिक याद रह जाएगा। फिर हमको सिर्फ ये फिनोमिना याद रखना है, तो हमको याद रह जाएगा कि इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमिना क्या क्या हो रही है वर्ल्ड में, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, तो हमको ये टॉपिक भी याद रह जाएगा। तो ये सब आप ऐसे कीवर्ड पकड़ के जियोग्राफी के सिलेबस याद कर सकते हो। तो हमको GS1 का सिलेबस याद हो गया, तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि GS1 में पहले दो टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर के, उसके बाद दो आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके बाद एक पोस्ट इंडिपेंडेंट, उसके बाद 6 आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद 7, 8, 9, 10 आएंगे सोसाइटी, और 11, 12, 13, 14 आएंगे जियोग्राफी। और मैंने जैसे आपको बताया है आगे वैसे आप याद कर सकते हो आसानी से। ऐसे ही हम GS2 का सिलेबस भी याद कर लेते हैं। GS2 में ये सिलेबस है। GS2 में ये 1 to 13 टॉपिक है वो पॉलिटी के हैं, और 14, 15, 16, 17, 18, 19,
ये 19 तक के सोशल जस्टिस के हैं। उसके बाद आएंगे गवर्नेंस आएगा और उसके बाद आएगा इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको ये मेजर थीम याद रहनी चाहिए, जो हमने पहले वो 9 सब्जेक्ट आगे याद किए थे वो वाला आपको याद रहना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या याद किया। एक तो GS1 में हमने आर्ट और कल्चर, उसके बाद हिस्ट्री में भी मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड उसके बाद सोसाइटी का टॉपिक याद किया, उसके बाद जियोग्राफी, और उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 2 में आएंगे तो पॉलिटिक, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है, तो आपको टॉपिक याद करने में भी आसानी रहेगी। एक बार फिर से GS2 का सिलेबस देख लेते हैं। GS2 का पहले टॉपिक है पॉलिटी है। तो पॉलिटी में कहाँ से आएगा? अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो लक्ष्मीकांत भी यहीं से भी हिस्ट्री से ही चालू होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर। तो लक्ष्मीकांत जिन लोगों ने पढ़ी होगी तो उनको ये पहला टॉपिक आसानी से याद रह जाएगा कि हिस्टोरी, पहले हिस्ट्री आती है लक्ष्मीकांत में, उसके बाद आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्व कैसे हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद वो प्रेसिडेंट, उसके सब चैप्टर स्टार्ट होते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर के। तो वो यूनियन और स्टेट याद रखोगे तो ये फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट याद रह जाएगा। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी आते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर, इश्यू एंड चैलेंज पर्टेन टू फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। तो हमको पता है कि सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर को डिवोल्व करना पड़ता है, मतलब डिवाइड करना पड़ता है, तो उसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर कहेंगे। और डिवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे तो उसमें सेंट्रल स्टेट को फाइनेंस भी ट्रांसफर करेगा। तो हमको ये भी याद रह जाएगा कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड इसमें क्या क्या चैलेंजेस थे। उसके बाद ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, ठीक है, तो उसके बाद कोई मैटर हो गया तो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट वो सेपरेशन ऑफ पावर देखेगा कि स्टेट को कौन से सब्जेक्ट में पावर है और सेंटर को कौन के, तो हमको सेपरेशन ऑफ पावर भी याद रह जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, ऐसे हमको लिंक करके ये टॉपिक याद कर लेने हैं। उसके बाद आएगा ये वाला टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल और स्टेट के इश्यू हो गए तो उसके बाद ये सेपरेशन ऑफ पावर और फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके कंपैरिजन में दूसरी कंट्री में क्या है हमेशा सोचेंगे, तो हमको कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्री याद रह जाएगा। उसके बाद आएगा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो डिटेल में आएगा कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ दिस। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर याद रखना है, यहाँ पर आप जुडिशरी से भी याद रखोगे तो ये सब याद रह जाएगा आपको। उसके बाद आपको मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट याद रखना है गवर्नमेंट के। उसके बाद आएगा प्रेशर ग्रुप, उसके फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन है, उसका रोल क्या है, तो प्रेशर ग्रुप याद कर लोगे, यहाँ पर ये कीवर्ड पकड़ लोगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट याद करना पड़ेगा। उसके बाद आएगी वेरियस बॉडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आएगी, तो ये बॉडीज याद रह गई हमको, तो ये याद रह जाएगा कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के क्या क्या देखना है उसमें, तो पावर, उसके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन कौन से आएगी, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो ऐसे हमको ये GS1 का, GS2 का पॉलिटी का सिलेबस याद रह जाएगा कि पहले हमको हिस्ट्री देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह। उसके बाद यूनियन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसमें कुछ इश्यू हो गए, उसमें कुछ चैलेंज हो गए फेडरल स्ट्रक्चर को लेके। उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्या है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर याद रखना है यहाँ पे, तो ये टॉपिक याद रह जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ, ये जुडिशरी याद रखेंगे तो ये वाला भी याद रह जाएगा। जुडिशरी के बाद मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट याद रखना। उसके बाद प्रेशर ग्रुप का रोल क्या है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और बॉडीज याद रखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन दो दिमाग में आएगी, तो ये याद रह जाएगा कि उसके पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला याद रह जाएगा कि स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो हमको ऐसे ये पॉलिटी का सिलेबस याद कर लेना है। तो हम ये अपना GS2 देख ले उसमें क्या क्या आएगा, तो 1 to 13 हमको याद रह जाएंगे ये वाले, ये सारे पॉलिटी के टॉपिक है। उसके बाद आएंगे सोशल जस्टिस के, उसके बाद आएंगे गवर्नेंस के, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन। तो सोशल जस्टिस के टॉपिक देख लेते हैं। सोशल जस्टिस में पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है और उस गवर्नमेंट के डिफरेंट इंटरवेंशन क्या है डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग सेक्टर में, उसके डिजाइन में और इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यू हुए वो
उसके बाद आएगा डेवलपमेंटल प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री में रोल क्या है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर। मतलब जो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस में रोल क्या है। तो हमको ये टॉपिक साथ में याद कर लेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन। तो उसके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यू है वो याद रह जाएगा हमको ऐसे सोचेंगे तो। उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस है, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस और डेवलपमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में ये जो सिविल सोसाइटी और मतलब अदर है गवर्नमेंट और उसके अलावा उस लोगों का रोल क्या है, इसे याद करेंगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी सोशल जस्टिस का है। तो वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन याद करेंगे तो याद रह जाएगा कि वेलफेयर स्कीम किसके अलावा चलाई जाती है, तो सेंट्रल स्टेट के अलावा चलाएगी, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है तो वो याद रह जाएगा। उसके बाद हम सोशल जस्टिस के टॉपिक देख रहे थे कि वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, सेंट्रल स्टेट द्वारा कौन सी वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है वो आएगा उसमें। और उसके बाद आएगा कि ये वल्नरेबल सेक्शन याद रखोगे तो ये दोनों याद रह जाएंगे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसके लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ऐसे याद करना है। उसके बाद उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म है, लॉ है, इंस्टीट्यूशन है, कौन सी बॉडी से, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखोगे तो ये दोनों याद रह जाएंगे। उसके बाद ये सोशल जस्टिस के टॉपिक में ये दो साथ में याद करेंगे हम, और ये वाला दो याद करेंगे। इसमें वल्नरेबल सेक्शन याद रखेंगे तो ये दोनों याद रह जाएंगे। इसमें गवर्नमेंटल प्रोसेस, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन याद रखेंगे, और इसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री याद रखेंगे। तो ये दो टॉपिक हमको याद रह गए, चारों टॉपिक याद रह जाएंगे। उसके बाद आएगा इश्यू याद रखोगे आप, तो इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। इश्यू आगे भी आया था तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। ये सोसाइटी में भी आया था तो उसमें क्या था इश्यू, एक सोसाइटी में भी ये आएगा। सोसाइटी में भी इश्यूज आएगी कि पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यू, पॉपुलेशन के एसोसिएटेड इश्यू क्या है सोसाइटी में, और पॉवर्टी और डेवलपमेंटल के इश्यू क्या है, और अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। और सोशल जस्टिस में क्या आएगा कि डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में कौन से इश्यू है, सभी सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, और पॉवर्टी और हंगर में। जबकि सोसाइटी में आप देखोगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यू दिया हुआ है, और पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यू दिया हुआ है। वहाँ पर है पॉवर्टी इश्यू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, और सभी सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए क्या इश्यू है वो। और यहाँ पर ये पॉपुलेशन के एसोसिएटेड इश्यू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। और सोशल जस्टिस में डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए सोशल सेक्टर है सभी, उसमें डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए क्या इश्यू है, और पॉवर्टी और हंगर के रिलेटेड इश्यू। और हमको GS1 में ये याद करना है कि GS1 में कौन से इश्यू आएंगे, तो पॉपुलेशन के एसोसिएटेड इश्यू आएंगे, उसके बाद अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम है वो, और उसके बाद आएंगे इश्यू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। वहाँ पर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट आएगा, और यहाँ पर आएगा पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा 7th गवर्नेंस में आ गए हैं, तो हम एक बार रिकअप कर लेते हैं कि हम कहाँ थे। ये हमने ये 1 to 13 याद कर लिए पॉलिटी के, और उसके बाद ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक याद हो गया सोशल जस्टिस के। और उसके बाद आएगा गवर्नेंस, ये 20, 21, 22 तक, ये 3 आएंगे गवर्नेंस के। तो गवर्नेंस के टॉपिक देख लेते हैं एक बार। गवर्नेंस में क्या आएगा कि इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ गवर्नेंस की इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। फिर ई गवर्नेंस आएगा, तो ई गवर्नेंस में आपको ऐसे याद कर लेना है, ई गवर्नेंस में किस पे फोकस करना है, एप्लीकेशन उसके मॉडल कौन से है, उसकी सक्सेस क्या है, उसकी लिमिटेशन एंड पोटेंशियल क्या है। उसके बाद आएगा सिटीजन्स चार्टर, गवर्नेंस को अच्छी बनाने के लिए सिटीजन्स चार्टर यूज़ किया जाता है। वो सिटीजन्स चार्टर में भी वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लाया गया है, और इंस्टीट्यूशन और अदर मेजर कौन से लाए गए हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद आएगा रोल ऑफ सिविल सर्विस, गवर्नेंस में सिविल सर्विस का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, वो आएगा। तो हमको ये तीनों टॉपिक याद कर लेने हैं साथ में। तो हम कहाँ तक पहुँचे देख लेते हैं एक बार फिर से। ये GS पेपर 2 में आपको 1 to 13 टॉपिक साथ में याद रखने हैं।
उसके बाद आता है 14 to 19, वो सोशल जस्टिस के टॉपिक है। उसके बाद 22 तक के गवर्नेंस है, और 23 से लेकर 26 तक इंटरनेशनल रिलेशन आएगा। तो GS 2 में 4 मेजर सब्जेक्ट याद रखने आप लोग को, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक याद कर लेते हैं एक बार फिर से। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको किस पे फोकस करना है, तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन क्या है, उसके बाद बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। कहाँ पर फोकस करना है, तो बायलैटरल ग्रुप और 2 देश के बीच में, उसके बाद 2 नेशंस के बीच में जो ग्रुप है, उसके बाद रीजनल जो मतलब जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टिक है, रीजनल ग्रुप है, उसके बाद ग्लोबल ग्रुप है जो वर्ल्ड बैंक है, UN है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े ग्रुप है, WHO है, फिर उसके बाद WTO है, IMF है, उसके अग्रीमेंट और जो इंडिया को अफेक्ट करते हो जो, और जिस ग्रुप में इंडिया इन्वॉल्व हो उसके ऊपर फोकस करना है इंटरनेशनल रिलेशन में। और जो पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। तो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री है जो, जैसे डेवलप कंट्री हो गई USA है, UK है, और डेवलपिंग कंट्री है जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, तो उसकी पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स इंडिया को कैसे अफेक्ट कर रही है, इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट कर रही है वो देखना है। और इंडियन डायस्पोरा जो इंडिया के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उसको कैसे अफेक्ट कर रही है वो याद करना है। उसके बाद ये सब हो गया, ये सब हमने याद कर लिया, जैसे कि इंडिया है उसके आजू बाजू के देश कौन कौन से, उसके रिलेशन क्या है, तो ये पहला टॉपिक याद हो गया। उसके बाद वर्ल्ड में कौन कौन से ग्रुप है जो, उसमें 2 कंट्री हो, बायलैटरल ग्रुप हो, उसके बाद थोड़ा बड़ा मतलब रीजनल ग्रुप हो, उसके बाद बड़ा मतलब पूरा वर्ल्ड को इन्वॉल्व किया हो तो ग्लोबल ग्रुपिंग हो, उसके एग्रीमेंट हो, इससे इंडिया को कैसे अफेक्ट करते हैं वो याद करना है इंटरनेशनल रिलेशन में। और उसके बाद ये डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री में जो पॉलिसी और पॉलिटिक्स चलती है वो इंडिया को कैसे अफेक्ट करती है। और उसके बाद हमको ये तीनों याद रहेंगे। उसके बाद ये याद कर लेना इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो भी और एजेंसी से उसका स्ट्रक्चर और मैंडेट क्या है। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका मैंडेट क्या है। उसका मैंडेट जैसे मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो जैसे हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसको याद करना है। तो ये 4 टॉपिक आपको साथ में याद करना है। GS2 गवर्नेंस, GS2 में तो हमको ऐसे याद करना है 1 to 13 है पॉलिटी के टॉपिक, 14 to 19 है सोशल जस्टिस के, और 20 to 22 है गवर्नेंस के, और 23 to 26 है इंटरनेशनल रिलेशन के। उसके बाद हम याद करेंगे GS3। GS3 में क्या आएगा, इकोनॉमी आएगा, और फिर साइंस टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। ये मेजर 5 सब्जेक्ट है वो आपको याद कर लेने हैं जो हमने आगे पहले देखे थे। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या याद किया। GS1 में हमने याद किया आर्ट एंड कल्चर, उसके टॉपिक है। उसके बाद हिस्ट्री में मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद सोसाइटी में, उसके बाद जियोग्राफी के टॉपिक्स याद किए। GS1 हो गया हमारा। उसके बाद हमने GS2 के टॉपिक याद किए, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद तो ये हमारा GS2 भी हो गया और GS1 भी हो गया। अब GS3 में देखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। GS3 में क्या आएगा, इकोनॉमी आएगा पहले, उसके बाद साइंस टेक, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद सिक्योरिटी। ये 5 थीम आपको याद रखनी है मेजर, तो GS3 में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो चलो हम GS3 एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमी के टॉपिक आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो आसानी रहेगी याद करने में। जनरल टॉपिक, उसके बाद एग्रीकल्चर अलग सेक्टर के, और उसके बाद ग्लोबल, और I3 याद करोगे तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये आगे बताता हूँ कि इसको कैसे याद रखने हैं आपको। पहले हम देखते हैं जनरल टॉपिक। इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ इज राइजिंग आउट फ्रॉम इट, एंड गवर्नमेंट बजटिंग। इन तीनों को आप जनरल टॉपिक कैसे याद रखोगे तो आपको ये याद रह जाएगा, ये तीनों जनरल में आएंगे।
उसके बाद आएगा एग्रीकल्चर के टॉपिक आएंगे सारे, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, different type of irrigation and irrigation systems, storage, transport and marketing of agriculture and produce and issue related issues and related constraint, e-technology needed farmer, e-technology क्या डेवलप हुई फार्मर के लिए। उसके बाद आएंगे इश्यू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें किस पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन एंड डेवलपिंग, इश्यू रिलेटिंग इश्यू ऑफ स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, technological missions and economic of animal rearing, food processing and related industry in India, scope and significance, location, upstream and downstream requirement and supply chain management, land reform in India। तो यहाँ से ये वाला टॉपिक है जो हमने देखे, ये वाले तीन इसको हम जनरल में काउंट करेंगे। जो कौन कौन से थे हमारे मेजर थिंग, एग्रीकल्चर एंड अलग सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर में हम इसको इन सबको यहाँ से मेजर क्रॉप पैटर्न है वहाँ से लेके कि डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन, स्टोर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इशू, यहाँ से लेके हम यहाँ तक तो टॉपिक है लेंथ फॉर्म तक, उसको एग्रीकल्चर में अलग सेक्टर में डिवाइड करके याद रखेंगे। तो आपको ये क्रॉप याद रखोगे, एग्रीकल्चर में क्या होता है क्रॉप, तो वो याद रह जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या आता है, इरीगेशन आता है, तो ये इरीगेशन वाला भी याद रह जाएगा। फिर वो हमारा क्रॉप ग्रो हो गया, उसके बाद उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई तो उसको स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट करना है, तो ऐसे ये वाला भी याद रह जाएगा। उसके बाद हमारे मतलब ये मार्केटिंग करने और ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी भी याद रह जाएगा। फिर हमको ये सब हम करते हैं मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग, तो उसके लिए हमको सब्सिडी मिलती है, तो ये इससे रिलेटेड फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये भी याद रह जाएगा। फिर तो ये स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग सब हो गया। फिर वो एपीएमसी में और एफसीआई ने ये सब खरीद लिया, उसके बाद वो क्या करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी याद रह जाएगा। फिर एफसीआई में बफर स्टॉक का इश्यू आता है, ज़्यादा क्रॉप खरीद लेता है एफसीआई तो उसका स्टोरेज फुल हो जाता है, तो इश्यू रिलेटेड बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। फिर फूड प्रोसेसिंग का आगे आएगा। फिर टेक्नोलॉजिकल मिशन कौन से है, एनिमल रियरिंग, तो ये हमको एनिमल रियरिंग याद रखेंगे तो ये भी याद रह जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सब प्रोड्यूस है, उसको फूड प्रोसेसिंग करते हैं आगे, तो ये आएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कहाँ फोकस करना है, तो स्कोप है उसका क्या इंडिया में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके लोकेशन क्या क्या है, उसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है उसका। ठीक है, तो ऐसे हम ये फूड प्रोसेसिंग वाला भी याद रह जाएगा कि एग्रीकल्चर में क्या आता है, लैंड आता है जिसके ऊपर टॉप जो करते हैं हम, तो लैंड रिफॉर्म वाला भी याद रह जाएगा। ये आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो ये यहाँ से लेके ये वाले सभी टॉपिक आपको याद रह जाएंगे। तो हमने क्या क्या याद किया अभी, ये इंडियन इकोनॉमी में हमने जनरल टॉपिक याद कर ली, उसके बाद एग्रीकल्चर अलाइड वाली याद कर ली, और आपको ये ग्लोबल और I3 याद रखना है, तो आपको आगे वाले टॉपिक भी आसानी से याद रह जाएंगे। तो ग्लोबल आप याद रखोगे तो ग्लोबलाइजेशन हुआ था इंडिया में इकोनॉमी, तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ पे आएगा, इकोनॉमी में आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था, तो लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, LPG रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें से हमको सिर्फ लिबरलाइजेशन एक ही याद करना है। तो लिबरलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी में, लिबरलाइजेशन के इफेक्ट क्या है। फिर I3 हमने याद रखा था। ठीक है, तो I3 में क्या आएगा, एक तो इंडस्ट्रियल आएगा, तो उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी है इंडिया की, उसका इफेक्ट क्या है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, और दूसरा आई क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आएगा, तो उसमें एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और तीसरा आएगा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का आएगा। तो ठीक है, तो हमको ये तीनों भी याद रह जाएंगे। तो हमको जियोग्राफी का मतलब इकोनॉमी का हमको सिलेबस याद रह जाएगा आसानी से। जनरल टॉपिक आएगा 3, उसके बाद आएगा एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के टॉपिक आएंगे, उसके बाद आएगा ग्लोबलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक, उसके बाद आएगा ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी I3 वाला, को ये आपको आप ऐसे उसको यहाँ से अलग करके याद रख सकते हो आसानी से, ये थोड़ा साथ में हो गया है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये हमको याद रह गया। तो हमको आधा काम हो गया हमारा GS पेपर 3 का। देख लेते एक बार, ये मतलब ये 1 से लेके हमने 14 इकोनॉमिक का सिलेबस याद कर लिया। अब हमको साइंस एंड टेक का सिलेबस याद करना है। साइंस एंड टेक के टॉपिक देख लेते हैं। साइंस एंड टेक में आएगा, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट, मतलब आप इसे एवरीडे लाइफ याद रखोगे, एवरीडे लाइफ में साइंस का उपयोग क्या है।
तो आपको पता चलेगा साइंस एंड टेक में उसमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है एवरीडे लाइफ में। और दूसरा इंडिया की अचीवमेंट क्या है और इंडियनाइजेशन, और इंडिया कौन कौन सी टेक्नोलॉजी खुद से बना रहा है। और तीसरा आएगा कि अवेयरनेस हमको होनी चाहिए डिफरेंट फील्ड में, जैसे IT स्पेस जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रीलिम्स में से हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। ऐसे अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ IT स्पेस, कंप्यूटर रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इन तीनों को हम साथ में याद कर लेंगे तो साइंस एंड टेक का भी याद रह जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट, ये एक ही टॉपिक है। और उसके बाद आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ही है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं एक बार GS3 का टॉपिक देख लेते हैं। हमने क्या क्या याद किया, यहाँ तक हमने याद किया ये 1 से लेके 14 तक के इकोनॉमी के टॉपिक हमने याद कर लिए, उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके। उसके बाद साइंस टेक के इंडिया में साइंस टेक का क्या डेवलपमेंट है, जनरल लाइफ मतलब जनरल लाइफ एवरेज लाइफ में साइंस का क्या उपयोग है, इंडिया में अचीवमेंट क्या है, उसके क्या डेवलप क्या है और डिफरेंस में अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद ये इन्वायरमेंट का टॉपिक और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक। उसके बाद ये सारे सिक्योरिटी के हैं। तो सिक्योरिटी का टॉपिक को याद रखने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में याद रखनी है, एक तो सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी होती है और दूसरी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी और एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी याद रखोगे आप तो दो नहीं, आपको 3 चीज़ें याद रखनी होगी, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट। और अभी इमर्जिंग थ्रेट भी है जैसे डिजिटल सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है हमको, जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह। तो हम पहले ये याद कर लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आप याद रखोगे तो आपको नक्सलिज्म दिमाग में आएगा, वहाँ से कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे करना है तो आपको पहला टॉपिक याद रह जाएगा कि नक्सलिज्म क्यों होता है, कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है इसलिए। तो डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म मतलब नक्सलिज्म, उसके बीच का लिंकेज क्या है, तो पहला सिक्योरिटी का टॉपिक याद रह जाएगा। उसके बाद ये एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर है जो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं, जैसे टेरर फंडिंग करते हैं वगैरह। तो ये रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर का रोल क्या है, तो ये वाला टॉपिक भी याद रह जाएगा। ये इसके ऊपर से UPSC ने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर का रोल क्या है इंटरनल सिक्योरिटी में। फिर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या चैलेंजेस हैं और सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइड और मीडिया का रोल क्या है इंटर सिक्योरिटी चैलेंजेस में। फिर बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी देखना है और मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन और सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया और लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। उसके बाद ये सब इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस आएगी और एजेंसी और उसका मैंडेट और उसका फ्रेमवर्क क्या है वो। तो हमको ये नक्सलिज्म याद रखेंगे तो पहले वाला टॉपिक याद रह जाएगा। तो नक्सलिज्म और मतलब ये सिक्योर से उसको एक्सटर्नल स्टेट एक्टर फाइनेंस करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी आएगा, तो ये वाला भी याद रह जाएगा। फिर इंटरनल सिक्योरिटी को कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या प्रॉब्लम है तो वो ये वाला भी याद रह जाएगा। और मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट का रोल क्या इंटरनल सिक्योरिटी में, तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये 4 टॉपिक याद रह जाएंगे। उसके बाद इमर्जिंग थ्रेट आएगी तो उसमें बेसिक साइबर सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग याद रह जाएंगे। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखेंगे तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी याद रह जाएगा। और उसके बाद वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेज है जो ये सिक्योरिटी का काम देखती है, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी याद रह जाएगा। तो हमको GS1 GS2 GS3 सारे टॉपिक याद रह गए। तो हम GS3 का एक बार देख लेते हैं। GS3 में हमने क्या क्या याद किया, GS3 में हमने याद किया कहाँ गया ये रहा, हमने ये 1 to 14 इकोनॉमी के सारे याद कर लिए। उसके बाद 15 to 17 ये हमने साइंस टेक के याद किए। उसके बाद एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और 20 to 24 सिक्योरिटी के टॉपिक याद कर लिए। तो हमारा GS1 GS2 GS3 कंप्लीट हो गया। अब हम GS4 का एक बार देख लेते हैं आसानी से। GS4 को कैसे याद करते हैं, GS4 में आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो हम ऐसे ही इसको भी ऐसे एक थीम पकड़ के आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एथिक्स के 4 आ जाएंगे,
1 2 3 4 एथिक्स में आ जाएंगे। उसके बाद वैल्यूज याद रखेंगे, तो वैल्यू में 2 आ जाएंगे, 5 और 6। उसके बाद याद रखेंगे एटीट्यूड, तो एटीट्यूड में आएंगे 7 8 9 10। और फाउंडेशनल वैल्यू हमने फाउंडेशनल वैल्यू कौन कौन सी है सिविल सर्विस के लिए वो याद रखेंगे, तो ये वाले भी यहाँ से 10 11 12 13 तक याद रह जाएंगे। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस याद रखेंगे, और मॉडल थिंकर का कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर पब्लिक सर्विस वैल्यू, फिर ये वाला टॉपिक ही आपको खुद से ऐसे कोई जुगाड़ लगा के याद कर लेना। तो आपको एथिक्स के टॉपिक कैसे याद करने हैं तो देख लेते हैं। एथिक्स में पहला आएगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, फिर एसेंस डिटर्मिनेशन कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। तो एथिक्स याद करेंगे तो हमको ये पहले चार टॉपिक आसानी से याद रह जाएंगे कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस क्या है, फिर उसके डिटर्मिनेशन और कंसीक्वेंसेस क्या है, ह्यूमन एक्शन क्या है, फिर डायमेंशन क्या है एथिक्स के, और पब्लिक प्राइवेट रिलेशन में एथिक्स क्या है। तो ये चार टॉपिक हम साथ में याद कर लेंगे। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज में क्या, ये 2 टॉपिक ह्यूमन वैल्यूज और लेसन और लाइफ लॉन्ग टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और रोल सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वैल्यूज डेवलप करने में रोल क्या है। उसके बाद आएगा एटीट्यूड, तो एटीट्यूड में हम ये एटीट्यूड का कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शनिंग क्या है, फिर उसका इन्फ्लुएंस कहते हैं कैसे होता है एटीट्यूड रिलेशन, उसका रिलेशन क्या है थॉट और बिहेवियर के साथ, और मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, और सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन क्या है, और एप्टीट्यूड। तो ये एटीट्यूड वाले ये हम तीनों साथ में याद करेंगे, ये तीनों आप साथ में याद कर लेना तो आसानी रहेगी। उसके बाद फाउंडेशन वैल्यू हमने ये 3 याद किए, एथिक्स वैल्यूज़ के 2 और एटीट्यूड के 3। उसके बाद आएंगे फाउंडेशन वैल्यू याद करोगे तो आपको फाउंडेशन वैल्यू पता चल जाएगी, एप्टीट्यूड और फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विस, इम्पार्शियल इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ये सभी वैल्यूज है फाउंडेशन वैल्यूज है सिविल सर्विस के लिए। पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शंस, इमोशनल। उसके बाद ये मतलब यहाँ से ये वाले जो एप्टीट्यूड फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विस, उसके बाद इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, ये सबको आपको साथ में याद करना है। उसके बाद आएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें आएगा कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है और एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक टॉपिक अलग से याद रखना है। उसके बाद मॉरल थिंकर याद रखोगे, और थिंकर और फिलोसोफर आते हैं एथिक्स में, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में और वर्ल्ड में, तो वो याद कर लेना है। उसके बाद आएगा पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ क्या है, ये हमने फाउंडेशन वैल्यूज़ देखी। उसके बाद ये पब्लिक सर्विस वैल्यू क्या है, एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका स्टेटस एंड प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आएगा एथिकल कंसर्न, डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। फिर ये सब करने के लिए कौन कौन से रोल मतलब ये एथिक्स और सब वैल्यूज और सब हमको पता चल गया। उसके बाद ये याद रखना है कि इसका कंसर्न क्या है और डिलेमा क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस कैसे होता है ये कंसर्न और डिलेमा सोल्व करने के लिए। उसके बाद आएगी अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं हम। फिर एथिकल वैल्यूज और मॉरल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। एथिकल इश्यू क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, concept of public service, philosophical basis for governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of conduct, code of right to, code of ethics, code of conduct and citizens charter, work culture, quality of service delivery, quality of service delivery, utilization of public fund and challenge of corruption, case study on about issue। तो ये छोटे छोटे टॉपिक ये आसानी से आपको याद रह जाएंगे, पिछले वाले एक दो बार रिवीजन करेंगे तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है वो भी आसानी से याद रह जाएंगे। तो मैंने ये आगे वाला तो बता दिया, ये आगे वाले कैसे याद कर लेते पर नहीं। तो एक बार हम रिकअप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या याद किया अभी तक। हमने पहले क्या किया कि हमने GS1, GS2, GS3 के टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज रिवाइज कर लिया और उसका सब्जेक्ट का सीक्वेंस याद कर लेना है हमको एक बार। फिर ये सीक्वेंस याद करने के बाद जो टॉपिक वाइज मैंने बताया वैसे आपको पूरा याद कर लेना है। तो ऐसे आपको GS1, GS2 और GS3 और GS4 का पूरा सिलेबस याद कर लेना है, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम में काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं सिलेबस को याद करके और मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सिलेबस में क्या क्या दिमाग में रहना चाहिए, तो
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे इससे मेरे वीडियो पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।